जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। देखिए, सिलेक्शन होना न होना ये एक अलग की बात है, लेकिन हर समय एक बाउंस बैक की स्थिति होनी चाहिए। आप जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में ही आप पुनः तैयार हो जाएं, और इसी आशा के साथ हर समय तत्पर रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूपी का हायर जुडिशरी का जो पूर्व का प्रश्न पत्र है, उसको कैसे हल किया जाएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। गतांक से आगे का चर्चा करेंगे। विषय पे आने से पहले मेरा आग्रह है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अन्य लोगों को भी शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं गतांक से आगे का। हम लोग 2007 का विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का चर्चा कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 में साक्षी को पुनः बुलाने का क्या उद्देश्य है, और कब साक्षी को पुनः प्रतिरक्षा हेतु पुनः बुलाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो एक तो जो उद्देश्य है धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता, उसी में ही बताया गया है कि विनिश्चय को न्यायसंगत बनाने के उद्देश्य से इस सेक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एक तो ये उद्देश्य हो गया। दूसरा जो ये कह रहा है कि कब साक्षी को प्रतिपरीक्षा हेतु पुनः बुलाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में केस लॉ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए राजेंद्र प्रसाद बनाम नारकोटिक सेल्स 1999 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसमें कहा गया है कि धारा 311 का प्रयोग किसी मुकदमे के संचालन में की गई कोई चूक अथवा भूल को अभियोजन के प्रकरण की किसी कमी अथवा अभाव के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो इस जजमेंट में ये बात कहा गया है। दूसरा एक जजमेंट है जय ललिता बनाम राज्य 2000 का है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें कहा गया कि धारा 311 की शक्ति का प्रयोग अत्यधिक विलंब से नहीं करना चाहिए, जहां विचारण न्यायाधीश द्वारा अभियोजन साक्ष्य को बंद कर दिया गया हो और धारा 313 के अधीन प्रश्न पूछा गया हो और उसके संबंध में न्यायालय द्वारा उसको साक्ष्य अथवा साक्षी पेश करने का अनेक अवसर भी दिया गया हो और वह उसे पेश न कर सके, किंतु बाद में उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण फाइल किया गया हो कि उसे परीक्षा करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहाँ पिटीशन खारिज कर दी जाएगी, जो कि उचित है। तो ये चीज़ है। अब इस कंडीशन में इस धारा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जो कि इन केसों में वर्णन किया गया है। अब कब किया जा सकता है, तो इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। धारा 311 में ही दिया गया है कि किसी भी जांच, विचारण या न्यायिक की किसी भी कार्रवाई के प्रक्रम पर न्यायालय को लगता है कि किसी साक्षी को तलब करना चाहिए, तो धारा 311 का प्रयोग कर सकता है। और उद्देश्य उसी में लिखा है कि न्यायसंगत विनिश्चय के उद्देश्य से इसका प्रयोग किया जाएगा। इवन जिस व्यक्ति को न्यायालय में यदि उपस्थित है, उसको साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया गया है, उसको भी इस धारा के तहत परीक्षा करने का पावर दिया गया है। या साक्ष्य यदि कोई दे चुका है, उसको पुनः परीक्षा के लिए अगर जो बुलाना हो, तो वो भी इसी धारा में मेंशन है। यानी कि एक असीमित पावर है शक्ति की, न्यायालय की, कि वो किसी भी ऐसे साक्षी को या तो साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर है या नहीं भी हाजिर है, तब भी उसको परीक्षा करने के लिए तलब कर सकता है, या किसी ऐसे साक्षी को जो कि परीक्षा किया जा चुका है, उसको भी पुनः परीक्षा के लिए तलब कर सकता है। ये धारा 311 में है। अब 7वां क्वेश्चन है, नार्को एनालिसिस क्या है और इसके विधिक अनुमोदन होने के पीछे क्या है। तो इसके लिए सीधे सीधे हम लोग आर्टिकल 20(3) का वर्णन कर देंगे, और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य AR 2010 का जो मामला था उसका उल्लेख करते हुए इस क्वेश्चन का उत्तर दिया जा सकता है। अब इसमें
जो नार्को विश्लेषण होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लिख सकते हैं कि भाई इसका मेडिकल इफेक्ट क्या है, शरीर पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके वजह से इसको जो है न्यायालय द्वारा बैन लगाया गया। क्योंकि कभी भी इस नार्को एनालिसिस टेस्ट का प्रयोग करते हुए संभावना ये हो सकता है कि जो व्यक्ति है वो कोमा में चला जाए, उसकी पुनः याददाश्त ना आ पाए या किसी अन्य डिजीज़ को वो प्राप्त कर ले, तो इसके लिए इसको बैन किया गया। तो ये पूरा डिटेल में सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य AR 2010 का मामला उसमें बताया गया, तो इसका वर्णन करके इसको पूरा किया जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले अपराधों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 एवं 344 के प्रावधानों में अंतर स्थापित करिए। तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि जब 340 और 344 का आप CRPC का अध्ययन करेंगे तो जो धारा 340 है वो सीधे सीधे डेलीगेट करता है धारा 195 को, और 195 में कई कैटेगरी के अपराध बताए गए हैं, जैसे लोक न्याय के विरुद्ध भी अपराध जो किए गए हैं, या खुद के न्यायालय की जब प्रोसीडिंग चल रही है उस समय किसी दस्तावेज में किसी प्रकार का प्रस्तुत किया गया है जिसमें छेड़छाड़ किया गया है, तो उन सब का धारा 340 में उसका ट्रायल करने की बात कहा गया कि उसका बाकायदे जांच किया जाएगा उस न्यायालय द्वारा और उसका अभिकथन किया जाएगा और इस तरीके से उसमें प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। लेकिन एक बात जो अंतर की बात कर रहा है, दोनों में जो मूलभूत अंतर है, ये अंतर है कि जो धारा 340 है उसमें न्यायालय द्वारा परिवाद जब तक दाखिल नहीं किया जाएगा या लोक सेवक द्वारा परिवाद जब तक दाखिल नहीं किया जाएगा तब तक उसका संज्ञान उस न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। जबकि धारा 344 जो है उसमें खुद न्यायालय, अब से उसमें एक कॉम्पिटेंसी की बात है, न्यायालय कौन सक्षम होंगे, तो जो धारा 344 है उसमें सेशन न्यायालय होगा और प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा। सॉरी, थोड़ा एक्सपर्ट देख लें, हो सकता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, एक बार हम देख लेते हैं। सत्र न्यायालय तो कन्फर्म है कि सत्र न्यायालय की बात कही गई 344 में। हाँ, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की बात कहा गया। तो ये जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हैं या सत्र न्यायालय है, इसका ड्यूरिंग ट्रायल यदि उसको लगता है कि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कोई एविडेंस दे दिया गया है जो कि मनगढ़ंत है या कोई फैब्रिकेटेड है, तो उसका ये संज्ञान ले सकता है और इसका समरी ट्रायल करेगा। और इसमें एक बात कही गई कि ये 3 मास तक का सजा दे सकता है इसमें, और जुर्माना जो 500 रुपये तक का हो सकता है इसको दिया जाएगा। और जबकि 340 की स्थिति जब देखेंगे तो इसमें क्या है कि ज्यों ही संज्ञान लेता है मजिस्ट्रेट तो वो जो जिस लेवल का अपराध है, जैसे आप IPC में उसमें गिनाया गया 195 में कि 193 से लेकर के बाकी के सेक्शनों में है, या 228 वाला है, या 172 वगैरह का मामला है, तो उन सब चीज़ों का जो भी मामला है, या 463 वगैरह का मामला है, 476 का मामला है, तो उसके लिए जब इस शेड्यूल को देखा जाएगा इसमें कि कौन सा न्यायालय द्वारा संज्ञेय है या विचारणीय है, तो उसका उस तरीके से उस न्यायालय के सामने परिवाद दाखिल किया जाएगा। जबकि यहाँ क्या है, 344 में सीधे सीधे कह रहा है कि सेशन कोर्ट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यदि वो ट्रायल कर रहा है और उसके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति है तो जजमेंट की स्थिति पे, अब एक चीज़ और देखना है, वहाँ कोई जजमेंट की बात नहीं कही गई है, जबकि 344 में कहा गया है कि जजमेंट की स्थिति में यदि उसको लगता है कि ये कह रहा है कि निपटाते हुए निर्णय या अंतिम आदेश देते समय अगर जो इसको प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति द्वारा न्याय के हित में यह आवश्यक है कि समीचीन है कि साक्षी का यथास्थिति मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने के लिए संक्षिप्त विचारण किया जाना, क्यों न उसे ऐसे अपराध के लिए दंडित किया जाए, उचित अवसर देने के पश्चात ऐसे अपराधी की संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। तो ये बातें हैं। एक चीज़ और इसमें कहा गया है कि यदि इसकी अपील कर दी जाती है, यदि जिसका अंतिम निर्णय दिया गया है या आदेश दिया गया है, तो या तो अपील हो जाता है या पुनरीक्षण हो जाता है, तो उस मामले को तब तक रोक दिया जाएगा, ये जो धारा 344 की प्रक्रिया है, जब तक कि उसमें कोई निर्णय ना आ जाए, और उसी के अकॉर्डिंगली ये जो है कार्रवाई करेंगे। जबकि 340 में ऐसा नहीं है। 340 में यदि कोई
ऐसी बात है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक अलग प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से 340 और 344 का हम लोग 10 लाइन में अंतर गिना करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के संदर्भ में प्रतिदावा क्या है? क्या वाद के किसी भी स्तर पर दाखिल किया जा सकता है? क्या यह सह प्रतिवादी के विरुद्ध दाखिल किया जा सकता है? तो इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। तो पहले तो प्रतिदावा क्या है, काउंटर क्लेम, तो इसके बारे में जो आदेश 7 है, आदेश 7 का नियम 6A सिविल प्रक्रिया संहिता का, तो उसका पूरा वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें परिभाषा नहीं दिया गया है, ये बस बताया गया है कि प्रतिदावा कैसे किया जाएगा और किसके द्वारा किया जाएगा। तो एक ऐसा प्रतिदावा का मतलब ये होता है कि जो वादी का जो प्लेंट होता है, वाद होता है, उस पर एक कुठाराघात किया जाता है प्रतिदावा के आधार पर। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ गए और कहे कि हमारा 2000 रुपया इनके ऊपर बकाया है, दिलाया जाए, और उसने रिटन स्टेटमेंट में ये लिख दिया कि इनके ऊपर खुद मेरा जो है 3000 का दावा जो है पहले से बकाया है, तो ये काउंटर क्लेम हो गया। तो इस तरीके का उसमें जो वर्णन किया गया उसका वर्णन किया जा सकता है। जो इसमें मेन क्वेश्चन का जो पूछने का इसका तात्पर्य है, ये पूछना चाहता है कि क्या वाद के किसी भी स्तर पर दाखिल किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए आंसर ये होगा कि जो वाद बिंदु का विरचना किया जाता है उस स्टेज पर ही किया जा सकता है। और एक बात और कह रहा है कि अपील में भी दाखिल हो सकता है क्या? तो ये कहा जाएगा कि नहीं, अपील में इसकी कोई व्यवस्था नहीं। यानी कि जब फैक्ट इन इशू निर्धारण किया जा रहा है, वाद बिंदु का निर्धारण किया जा रहा है न्यायालय द्वारा, या जो साक्ष्य का जो स्थिति है लेने के पहले ही इसमें कोई भी जो है काउंटर किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर किया जा सकता है। तो इसमें जो बात कहा गया है ये केस लॉ के आधार पर हम लोग देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि रोहित सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2007 का मामला है। इसमें कहा गया कि प्रतिदावा विवादकों की विरचना और साक्ष्य समाप्त होने के पश्चात नहीं उठाया जा सकता है, ये बात कहा गया है। इसमें ही ये भी कहा गया है कि अपील के स्तर पर प्रतिदावा नहीं उठाया जा सकता है। अब चूंकि इसमें जो सह अपराधी की बात सह प्रतिवादी की बात कर रहा है, तो उस विषय पर भी ये बात कहा गया है कि सह प्रतिवादियों के विरुद्ध भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सह प्रतिवादियों के विरुद्ध सिर्फ अंतराभिवाची वाद दाखिल किया जाता है, ये प्रतिदावा नहीं होता है। और इसके संबंध में भी एक केस है, रोहित सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार AIR 2007 का है। इसे अनिंदा साटावाद भी कहते हैं। इसमें कहा गया कि प्रतिदावा केवल प्रतिवादियों के विरुद्ध नहीं स्थापित किया जा सकता। न्यायालय के सह प्रतिवादियों के पक्ष में कोई डिक्री नहीं पारित कर सकती, अतः केवल सह प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिदावा नहीं स्थापित किया जा सकता, क्योंकि इसका परिणाम होगा दावे को अंतराभिवाची वाद में परिवर्तित कर देना। प्रतिदावा सामान्यतः वादी के विरुद्ध उठाया जाना चाहिए, परंतु आनुषांगिक रूप से और इसके साथ साथ वह सह प्रतिवादियों के विरुद्ध भी उठाया जा सकता है। पुनः वादी द्वारा प्रतिवादी के प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिदावा स्थापित किया जा सकता है, यह बाधित नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, जो कि न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। यदि बेयर एक्ट की बात करेंगे तो बेयर एक्ट में सीधे सीधे है कि वादी के विरुद्ध ही जो है प्रतिदावा किया जा सकता है, अन्य किसी के विरुद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो है इसका क्वेश्चन का आंसर पूर्ण हो जाएगा। अब इसमें कुछ इसेंशियल भी हैं, जो शर्तें हैं नियम 6 आदेश 7 के, उसमें आप चाहें तो गिना सकते हैं वो बेयर एक्ट के अनुसार। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। ये कह रहा है कि प्रतिवादी द्वारा लिखित कथन दाखिल करने की समय सीमा क्या है? क्या न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 1 में प्रावधानित समय को विस्तृत कर सकता है? सुसंगत निर्णय के संदर्भ में वर्णन करें। तो ये निर्णय तो आपको एक केस 2 केस चाहे तो दे सकते हैं। बेयर के लैंग्वेज में भी यदि आप देना चाहते हैं तो जो आदेश 8 के नियम 1 में दिया गया है कि जब भी किसी प्रतिवादी पर समन सर्व की जाती है
तो जिस तिथि को उसको समन प्राप्त होता है उस तिथि से 30 दिन के भीतर उसे रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर देना है। और किन्हीं भी परिस्थितियों में जो युक्त कारण उसके द्वारा लिखित किया जाएगा शपथ पत्र के साथ, तो उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा जो कि 90 दिन तक का हो सकता है, यानी कि वो 90 दिन के भीतर इस 30 दिन को इंक्लूड करते हुए वो दाखिल कर सकता है। और इसके बाद से एक संशोधन हुआ है 2015 में, वाणिज्यिक न्यायालय उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अधीन प्रभाग अधिनियम 2015 में। इसमें कहा गया कि जहां कोई ऐसा डिस्प्यूट है वाणिज्यिक से संबंधित, तो उसके लिए समन की प्राप्ति का जो दिनांक है उस तिथि से जो 90 दिन है उसके जगह पे 120 दिन माना जाएगा। तो आप चाहें तो इसका भी वर्णन कर सकते हैं, हालांकि इसका कहीं अलग से नहीं पूछा है इस क्वेश्चन में, लेकिन 2 लाइन में चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद से जो इसका मेन क्वेश्चन का पूछने का है कि निर्णय के साथ आप लिखिए, तो इसमें 2 आप निर्णय चाहें तो दे सकते हैं। एक कमलापति बनाम श्रीमती ललिता यार 2009 का मामला है, और जोलवा बनाम केशव का मामला है। अब जोलवा बनाम केशव का मामला 2008 का, इसमें कहा गया है कि आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत 90 दिन की समय सीमा बढ़ाई जा सकती है, किंतु अपवादात्मक परिस्थितियों में इस नियम के प्रावधान निर्देशात्मक हैं, आदेशात्मक नहीं। यह प्रतिवादी की नियोग्यता को प्रस्तुत करती है, न्यायालय को समय बढ़ाने की शक्ति पर कोई प्रतिषेध नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका आंसर इस केस के माध्यम से दे सकते हैं। और ये जो कमलापति बनाम श्रीमती ललिता का मामला है 2009 का, इसमें कहा गया था कि यदि लिखित कथन देरी से प्रस्तुत किया गया और देरी से प्रस्तुत करने का कोई तार्किक आधार हो, जो लिखित कथन प्रस्तुत करने को अस्वीकार करना ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो निष्कर्ष है इसमें ये लिखा जा सकता है कि युक्तियुक्त जो आधार होना चाहिए, तार्किक आधार होना चाहिए कि किस कारण से विलंब हो रहा है। नहीं तो सामान्य नियम है कि 30 दिन के अंदर प्राप्ति के जो समन प्राप्ति होती है प्रतिवादी को, उसके प्राप्ति के 30 दिन के भीतर उसको रिटर्न स्टेटमेंट दाखिल कर देना है। अब इसके बाद से एक क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इसमें 3 क्वेश्चन बनाए हैं सेक्शन 115, फिर उसके बाद से कह रहा है कि आदेश 6 रूल 17, फिर आदेश 7 रूल 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित प्रावधानों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 46/1999 और संशोधन अधिनियम 22/2002 के अदृश्य विशेषताएं क्या हैं। तो ये अदृश्य विशेषताओं के बारे में पूछ रहा है। इसके कहने का तात्पर्य सीधे सीधे जो अमेंडमेंट हुआ था उसी अमेंडमेंट को ये पूछ रहा है कि क्या अमेंडमेंट हुआ था उस समय। तो आप इसको सीधे सीधे बहुत बेयर के ही लैंग्वेज में चाहें तो लिख सकते हैं, बहुत लेंदी करने की जरूरत नहीं है। इसमें ये कहा गया था जो धारा 115 है पुनरीक्षण में, उसमें संशोधन किया गया था धारा 1999 में, और उसको चूंकि 1999 में जो संशोधन हुआ था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, लेकिन पुनः 2002 में उसको पुनर्जीवित कर दिया गया। अब इसमें क्या है कि 115 में जो संशोधन हुआ है वो ये है कि उच्च न्यायालय द्वारा जो इसका परंतुक है उसकी बात ये कर रहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा धारा 115 में किसी वाद या अन्य कार्रवाई के अनुक्रम में पारित किए गए किसी आदेश में या विवादक विनिश्चय करने वाले आदेश में फेरफार नहीं करेगा या उसे उल्टेगा नहीं जब तक कि वह पुनरीक्षण का आदेश आवेदन करने वाले पक्ष में किया गया होता, तो वह वाद या अंतिम कार्रवाई को अंतिम रूप से निपटारा कर देता। इसके कहने का तात्पर्य है जो प्रोविजो लगाया है कि पुनरीक्षण का उसमें किसी प्रकार का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार का फेरफार नहीं किया जाएगा, ना ही कोई उल्टा जाएगा तब तक जब तक कि उसमें वादी के फेवर में अंतिम रूप से यदि निपटारा नहीं कर दिया जाता है, यदि मूल वाद में, तब तक इसको नहीं किया जाएगा। यानी कि इसको लिंगर करना, वाद का बहुत बहुलता ना हो, क्योंकि पुनरीक्षण के बाद फिर अपील होगा उसका, तो इसलिए यहाँ पे एक प्रोविजो लगाया गया। और उसके बाद से इसका उपधारा 3 115 को उपधारा 3 भी इसमें अंतर स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया कि एक न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण किसी वाद या अन्य कार्रवाई के स्थगन के रूप में लागू नहीं होगा, सिवाय वहां के जहां ऐसा वाद या अन्य कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दिया गया हो। यानी कि कोई पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण का प्रक्रिया अपनाते समय
जब तक कि कोई हाई कोर्ट के द्वारा उसमें स्थगन का आदेश न दिया गया हो या स्टे का आदेश न दिया गया हो, तब तक उस न्यायालय में किसी प्रकार का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि वो प्रक्रिया चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप केवल पुनरीक्षण का आवेदन कर दिए तो यहाँ पे जो उसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। जो वहाँ का जजमेंट हुआ है वो जजमेंट प्रभावी होगा यदि कोई उसमें आदेश नहीं पारित हुआ है तो इसको एक प्रकार से कंपटेंसी के रूप में उस न्यायालय को सक्षम बनाया जा रहा है जिस न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया है। तो ये 2002 में इसका संशोधन करके इसको लाया गया। अब कह रहा है कि आर्डर 6 रूल 17, अब इसमें संशोधन की बात है कि जो प्लेंट होता है उसमें संशोधन अभिवचनों में कब तक किया जा सकता है। तो ये प्रोविजो इसमें जो संशोधन किया गया था 2002 में, ये कह रहा है कि परंतु यह कि संशोधन के लिए कोई आवेदन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी पक्षकार मामलों को विचारण प्रारंभ होने के पूर्व नहीं उठा सकता था। इसके पीछे रीजन ये रहा है क्योंकि यदि हर समय न्यायालय द्वारा अमेंडमेंट करने के लिए, अभिवचनों में संशोधन करने के लिए यदि अनुज्ञात कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने अनुरूप एविडेंस फैब्रिकेट करके संशोधन कर सकता है। तो उस चीज को रोकने के लिए इसमें एक लिमिटेशन बांध दिया गया प्रोविजो डाल करके कि आप संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं और न्यायालय भी संशोधन के लिए आदेश कर सकता है, लेकिन वो कब, जब उसका जो वाद बिंदु विरचित की गई या वाद फाइल किया गया उसके पहले का वो अराइज हुआ हो मामला, और किसी ऐसे कारणवश हो सकता है वादी के पहुंच न हो या किसी ऐसे रीजनेबल जो उसमें कारण हो सकते हैं उसके कारण से उस समय उस बात को नहीं उठा सकता था या उसके संज्ञान में नहीं आ पाया था, तो उसका ये संशोधन करा सकता है। लेकिन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात के मैटरों का नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि वह ये ऐसा कराने लगा जाए तो फैब्रिकेटेड फैक्ट को लेकर के आदमी जो भी होगा वादी या प्रतिवादी अपने मामले को अपने अनुकूल कर सकता है। और उसके बाद से फिर तीसरा इसमें जो बता रहा है आदेश 7 नियम 2 में संशोधन की बात है। तो इसमें भी जो संशोधन है, दस्तावेज की स्वीकृति के लिए सूचना की समयावधि जो है 1999 में जो 15 दिन था उसको 7 दिन घटा कर दिया गया। तो ये यही अदृश्य विशेषताएं हैं, इस तीनों को अलग अलग आप 4 लाइन गिना करके इसका आंसर दे सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12A, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के दावे में वादी को क्या साबित करना अपेक्षित है। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है टार्ट से संबंधित। इसमें चाहे तो सीआरपीसी की धारा जो है 237(4) और 250 का उपधारा 3 और 4 का वर्णन कर सकते हैं, और 5 इसके इसेंशियल हैं जिसको आप गिना सकते हैं। पहला है कि यह कि वह प्रतिवादी द्वारा अभियोजित किया गया था। दूसरा यह कि अभियोजन किसी युक्तियुक्त और संभाव्य कारण के संस्थित किया गया था। तीसरा यह कि प्रतिवादी ने मात्र इस आशय से नहीं कि विधि को प्रभाव में लाया जाए वरन विद्वेषपूर्ण रीति के साथ कार्रवाई की थी। और चौथा यह कि प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई वर्तमान वादी के पक्ष में समाप्त है। और पांचवा इसका यह कि इस अभियोजन के परिणामस्वरूप वादी की क्षति कारित की गई हो। तो ये जो तीनों ऊपर के ग्राउंड हैं ये तो सामान्य है, लेकिन जो चौथा और पांचवा ग्राउंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा ग्राउंड ये है कि प्रतिवादी द्वारा की गई कार्रवाई वर्तमान वादी के पक्ष में समाप्त हुई हो, ये होना चाहिए। और पांचवा कह रहा है कि अभियोजन के परिणामस्वरूप वादी को क्षति हुई हो। तो इस तरीके का यदि इसेंशियल मौजूद है तो विद्वेषपूर्ण अभियोजन के खिलाफ रेमेडी ली जा सकती है, और उसमें ये चाहे तो आप केस दे सकते हैं नागेंद्र नाथ राय बनाम बसंत दास बैरागी का। इसमें कहा गया था कि मजिस्ट्रेट सुनवाई के पश्चात परिवार निरस्त कर देता है, वहां अभियोजन का प्रारंभ नहीं माना जाएगा, यानी कि ये इनिशियल स्टेज है। ऐसा नहीं है कि वो उसको विचारण की समाप्ति जब तक नहीं हो जाती है तब तक अभियोजन को ये नहीं कहेंगे कि ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन है, या अगर जो आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उसको विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं माना जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन तभी माना जाएगा कि प्रॉपर वे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई एलिगेशन लगाया गया और उस पर बाकायदे चार्ज फ्रेम किया गया, और चार्ज फ्रेम करने के पश्चात उसको बरी कर दिया गया, जो कि धारा 237 के उपधारा 4 में या 250 के उपधारा 3 और 4 में ये बात समाहित है। इस तरीके की यदि कंडीशन आती है तब आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। अब ये एक और बात कह रहा है 12B का क्वेश्चन नंबर 12B कह रहा है कि A B के विरुद्ध दांडिक परिवाद दाखिल करता है
जो एक लोकप्रिय समाचार पत्र में संपादक है, जिसने अपने संपादकीय लेख में एक के व्यक्तिगत चरित्र और कि उसने अपनी नौकरानी के साथ बलात्कार किया है का दोष लगाकर प्रकाशित किया। वह अपना कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर दिया। साथ ही साथ 2 अन्य व्यक्तियों ने उसका समर्थन किया। मजिस्ट्रेट ने लेखबद्ध कथन की परीक्षा करने के बाद परिवाद के दोषारोपों को खारिज कर दिया। क्या बी विद्वेषपूर्ण अभियोजन का दावा प्रस्तुत कर सकता है? यदि हाँ, तो क्या ऐसे दावे के लिए कोई समय सीमा है? तो देखिए, पहले बात तो वही नागेंद्र राय बनाम बसंत दास बैरागी का मामला है, उसका आप चाहें तो वर्णन कर सकते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जो है इस स्टेज पे विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे इस केस में कहा गया था कि परिवाद का खारिज कर दिया जाना विद्वेषपूर्ण अभियोजन नहीं है, जब तक कि उसका बाकायदे ट्रायल ना हो और ट्रायल के बाद कोई जजमेंट न दिया गया हो, यानी कि अकुटल न किया गया हो उसको। तो इस स्थिति में, और दूसरा इसका जो लिमिटेशन का बात है, तो लिमिटेशन के लिए आप लिमिटेशन अधिनियम की जो सारणी 7 है उसका 74 कॉलम संख्या जो 74 है, उसमें 1 वर्ष का समय सीमा दिया गया है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर पूर्ण कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम लोग का 2007 का विधि प्रश्न पत्र द्वितीय का सारे क्वेश्चन समाप्त हुए। अगले वीडियो में हम 2007 का ही विधि का तृतीय प्रश्न पत्र जो है दंड राजस्व एवं स्थानीय विधि का, इसका हम वर्णन करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।